हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका जो फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस हम लोग फटाफट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब बोर्ड एग्जाम में आए तो नहीं है, ठीक है, मतलब बट सिंस अभी आजकल आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आप लोगों ने लगा एनालाइज किया होगा तो आपको पता है कि काफ़ी रीजनिंग क्वेश्चन मतलब एनसीईआरटी से अंदर के जो इन टेक्स्ट है वहाँ से पूछते हैं। ठीक है। तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस बना बना के मैंने यहाँ पे दिए हैं और उनका हम लोग सोल्यूशन भी डिस्कस करने वाले हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अभी पहला क्वेश्चन जो है वो आप पहले पढ़ के देखिए और ये जो क्वेश्चंस हैं इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चंस अगर आपको उनके आंसर्स आपको पता है तो आपको ये वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, मेरे वीडियो की वजह से भी आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रिंज विथ ऑफ इंटरफ्रेंस changes when whole apparatus of Young's experiment is kept in a liquid। ठीक है, kept in a liquid। अब देखो, तो फ्रिंज विथ का जो फॉर्मूला है वो है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है। अब जो लैम्डा है इसमें, ये लैम्डा जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो आप जो आप लिक्विड में देंगे तो ऑब्वियसली अब लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, 1.5 या 1.3। ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपका म्यू इज इंक्रीजिंग। ठीक है, म्यू आपका 1 से 1.5 हो गया। एयर का म्यू है जो है वो 1 है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 1। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जो बीटा है फ्रिंज विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है। तो इसका मतलब अगर लैम्डा डिक्रीज हुआ तो बीटा विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, हाउ डज एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस चेंज इफ डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज्ड। ठीक है। अब एंगुलर सेपरेशन क्या होता है कि जो आपका फ्रिंज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो आपका फ्रिंज फॉर्म हो रहा है वो सपोज करो ये आपका वाइट फ्रिंज है। ठीक है, ये वाइट फ्रिंज है। तो ये आपका यहाँ पे स्लिट है, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज योर एंगुलर सेपरेशन थीटा। अब जो फ्रिंज विड्थ होता है वो तो बीटा होता है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है वो आपका कैपिटल डी, स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस। ठीक है। अब बीटा जो होता है वो होता है लैम्डा डी बाई डी। ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा एंगल है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस अगर मैं यूज करता हूँ तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बाई डी। ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे बीटा बाई डी यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका, थीटा इज इक्वल टू हो गया लैम्डा बाई डी। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इंक्रीज मतलब जो डी है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो थीटा डी को अगर इंक्रीज करेंगे तो थीटा क्या होगा, थीटा डिक्रीज होगा। ठीक है। यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अगर आपको पूछते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन का डिस्टेंस को अगर चेंज करेंगे, ठीक है, मतलब डी को अगर चेंज करेंगे, डी को कैपिटल डी को, तब कुछ चेंज होगा क्या, तो थीटा जो है वो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी है, स्मॉल डी। तो इसमें कैपिटल डी में कोई चेंज अगर होता है तो थीटा में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। तो जो थीटा है वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी एंड थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी। ठीक है। स्टेट द रीजन वाई independent coherent two sources cannot considered as coherent sources। ठीक है। ये फॉर इंटरफेरेंस वी नीड कोहेरेंट सोर्सेस। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर नॉट कोहेरेंट, वाई, बिकॉज उनका जो फेज है इट चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम। ठीक है। उसके बाद आगे, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज डबल्ड। ठीक है। अगेन ये फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। तो इसमें जो कैपिटल डी है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन। तो इसको अगर डबल करते हैं तो बीटा भी आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, बीटा इज ऑल्सो डबल। फिर आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बेसिकली मैंने वे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इन 3 चैप्टर के क्वेश्चंस
प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ए ट्रफ ऑफ लिक्विड, ठीक है। What must be the refractive index of the liquid in order to mark the lens disappear, ठीक है। तो देखिए अब जो आपका जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज योर लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अगर म्यू एल इज इक्वल टू म्यू एम हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तब ये जो टर्म है ये वाला टर्म आपका 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। इन दैट केस दिस फोकल लेंथ विल बी इन्फिनिटी और वो आपका लेंस आपको इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। फिर पूछा है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज केप्ट इन ए लिक्विड हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। हाउ डज द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वॉलेट लाइट? पावर, अब देखो पावर जो है वो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है। अब जो फोकल लेंथ है 1/f इट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, इसमें मतलब मैं लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहा हूँ और मीडियम जो ले रहा हूँ एयर ले रहा हूँ, ठीक है। 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये रिलेशन बोल रहा है कि जो फोकल लेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जो पावर है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वॉलेट लाइट, तो जो म्यू है, ठीक है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब लैम्डा ऑफ आर इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वी। रेड लाइट का वेवलेंथ वॉलेट लाइट से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब म्यू ऑफ आर इज लेस देन म्यू ऑफ वी, ठीक है। इसका मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, इसका मतलब क्या होगा, P for red will be less than P for violet। तो वॉलेट कलर के लिए वेवलेंथ और पावर ज्यादा होगा, ठीक है। हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी इफ इंसिडेंट वॉलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, ठीक है। देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चेंज कैसे होगा, डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी चेंज होगा। अब जो डेविएशन है, डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। तो मतलब जो डेल्टा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, और जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब डेल्टा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा, ठीक है। तो इफ द इंसिडेंट वॉलेट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, मतलब आप वेवलेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, तो डेविएशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हेन रेड लाइट पासिंग थ्रू ए कॉन्वेक्स लेंस इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू कलर, व्हाट हाउ विल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज? अब सेम 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। तो आपका जो फोकल लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, है कि नहीं। तो इसका मतलब आपका फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? देखो focal length is inversely proportional to refractive index, power is inversely proportional to focal length। तो इसका मतलब आपका पावर, ठीक है, ये तो पावर था, ठीक है ये ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when light travels from rarer medium to denser medium the speed of light decreases, does the reduction in speed imply a reduction in energy? नहीं, क्योंकि जो एनर्जी होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, E इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, तो इसलिए आपका एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब एक मीडियम से एक मीडियम लाइट ट्रैवल करता है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। Why must both objective and eyepiece of a compound microscope have short focal length? ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो ये फोकल लेंथ जितना कम होगा मैग्निफिकेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल on a charged particle q moving with velocity v in a uniform magnetic field, ठीक है। तो F इज इक्वल टू होता है q v क्रॉस b, मतलब जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b, क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है, ठीक है ना। वाई शुड स्प्रिंग और सस्पेंशन वायर इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैव लो टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने चीज़ पढ़ा होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी के बारे में। तो वो जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। तो टॉर्शनल कांस्टेंट जितना लो होगा सेंसिटिविटी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर एनी डिफ्लेक्शन वाइल मूविंग थ्रू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? अब F इज इक्वल टू होता है Q V क्रॉस B, ठीक है। मतलब दिस इज F इक्वल टू हो गया Q V B साइन थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा, इन दोनों ही केसेस में F इज इक्वल टू 0 होगा और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा है, पैरेलल मतलब 0 डिग्री और एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री, इन दैट बोथ द केसेस नेट फोर्स विल बी 0 एंड द चार्ज पार्टिकल विल ट्रैवल अनडेविएटेड, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास m charge q moving with velocity v enters a region of uniform magnetic field at right angle to the direction. How does the kinetic energy get affected? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इफेक्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी है, ठीक है। तो मतलब जो F है इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो F अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन 0 होगा, तो वर्क डन 0 होगा तो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था? वर्क एनर्जी थ्योरम था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन 0 है इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज भी 0 होगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन थे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको पसंद है तो मैं फटाफट और एक वीडियो अपलोड करूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है।